हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हो सब कोई? वेरी गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सबको बिल्कुल मस्त हो, बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस यानी सॉल्यूशंस जो आपका क्लास 12th का एक चैप्टर है उसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और अपना जो फोकस होने वाला है वो सीबीएसई प्लस जेईई मेंस में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों का बोर्ड्स नजदीक आ रहा, तो काफी बच्चों का डिमांड था कि सर रिवीजन करा दो, तो मैं रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ। तो लिक्विड सॉल्यूशन का हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो बस सारे बच्चे एंड तक लेक्चर को देखना, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे मुझसे पहली बार मिल रहे हैं उनको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अंशुमन, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू और केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं काफी दिनों से। मतलब अपने जब मैं आईआईटी का एग्जाम दे रहा था तब भी आईआईटी की प्रिपरेशन के बाद केमिस्ट्री मेरी फेवरेट थी, सबसे ज्यादा स्कोर करता था और अभी भी फेवरेट है। और काफी बच्चों को मेंटर कर चुका हूं कि केमिस्ट्री में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे 90 to 95% मार्क्स आप इवन एडवांस में आप केमिस्ट्री के अंदर ला सकते हो। ठीक है, तो कुछ बैचेज है बच्चों जो स्टार्ट होने वाली है, तो इस पे नजर रखो। दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लो। और सो दैट अगर कुछ भी आपसे मटेरियल शेयर करना हो, कुछ भी हमें आप तक पहुंचाना हो, तो हम इस चैनल के थ्रू पहुंचा सकते हैं। और प्लस और आइकॉनिक के बारे में बता दूं, प्लस में क्या होता है ना बच्चे, लाइव क्लासेस होते हैं, काफी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, वीकली टेस्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स चलता है। मतलब जो मैंने बैचेस की बात की थी वो बैचेस आप तभी ज्वाइन कर सकते हो जब आप प्लस के अंदर हो। अनलिमिटेड एक्सेस है, जितना चाहो आप उतना पढ़ सकते हो। आइकॉनिक में क्या होता है ना, प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, उसके अलावा कुछ फीचर्स होते हैं जैसे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं आइकॉनिक के अंदर। सब्सक्रिप्शन प्लान कुछ ऐसा है 24, 18, 12, 6 मंथ का। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, अगर आप, ये है आइकॉनिक के लिए और ये है प्लस के लिए, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, आप अगर प्रोमो कोड लेते हो, प्रोमो कोड लगाते हो एल स्टार्स, तो आपको 10% का एडेड डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10% का एडेड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप कोड लगाते हो एल स्टार्स। तो ओके, और अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं बच्चों, जहां पे 6+1 मंथ, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, और 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ओके, और आई होप सारे बच्चों ने दिया होगा अन अकेडमी चैंपियंस लीग, आई होप सारे बच्चों ने दिया होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल से 28 नवंबर को, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। काफी अच्छे अच्छे इसमें प्राइजेस हैं, अगर आप चाहो तो एनरोल करने के लिए आप एल स्टार्स कोड लगा सकते हो। ठीक है, और आप इसके अंदर अन अकेडमी चैंपियंस लीग को आप एनरोल कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं बच्चों, अभी सारे बच्चे 6:30 बजे मंडे टू थर्सडे 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या ना, बेसिकली जो मॉक टेस्ट की बात करते हैं, ये मॉक टेस्ट की तरह ही है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें आईआईटी जेईई के लिए। तो सारे बच्चे जरूर इनरोल करना और इसको टेस्ट देना। ओके, और आईआईटी जेईई मेगा कॉम्बैट आपको पता है हर संडे होता है, तो वैसे ही इस संडे भी होगा, तो सारे बच्चे जरूर उसको देना, सो दैट आपको आपके मेहनत पे स्कॉलरशिप मिल पाए। ओके, और अन अकेडमी चैंपियंस, ये है अन अकेडमी के चैंपियंस। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नेम इस लिस्ट में शामिल हो जाए, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करते रहो। और अगर आप में से कोई रैंकर्स है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को जरूर भर देना, सो दैट ऐसे ही हम लोग आपके बारे में बता के और बच्चों को मोटिवेट करते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर जो कि है लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें दो तरीके का देखो, दो बातें समझना है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड का मतलब अगर आप लोगों को जानना हो, तो होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है जहां पे सारी चीजें एक जैसी हो। तो होमोजीनियस मिक्सचर की खासियत क्या होती है कि मान लो ये पूरा मिक्सचर है, तुम इसके पूरे पार्ट में से किसी भी पार्ट से तुम अगर एक सैंपल उठाते हो, मान लो एक सैंपल हमने यहां से उठाया, एक सैंपल हमने यहां से उठाया, तो कहीं से भी सैंपल उठा लो, तो सारे सैंपल ना बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। सारे सैंपल का जो कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, वो बिल्कुल सेम होगा, राइट? यानी जो सोल्यूट होता है ना, वो इवनली मिला हुआ होता है, इवनली मिक्सड होता है, पूरा हर जगह बराबर मिला हुआ है। वही अगर हेट्रोजीनियस की बात करें, मान लो एक सैंड है, हमने पानी में खूब सारा सैंड डाल दिया, तो तुमको पता है ना कि जो सैंड होगा ज्यादातर नीचे सारे बैठ जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। अब ऊपर हल्के हल्के होंगे, थोड़े बहुत ऊपर पार्टिकल भी होंगे। अब तुम अगर सैंपल उठाते हो, ऊपर से सैंपल उठाओ और नीचे से सैंपल उठाओ, तुमको दिख रहा है ना कि दोनों अलग होगा। जो नीचे वाले सैंपल होंगे उसमें मोर सॉल्यूट होंगे और ऊपर वाले में कम सॉल्यूट होंगे। मतलब सॉल्यूट मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम लोगों ने जो बाहर से ऐड किया, नीचे वाले में ज्यादा होगा, ऊपर वाले में कम होगा, तो ये हेट्रोजीनियस है, एक जैसा नहीं है। और जो एक जैसा होता है ना, वो होमोजीनियस होता है, हर जगह एक जैसा, बिल्कुल बराबर।
ठीक है। तो ये चीज हो गया पहला। तो हम लोग को अभी होमोजीनियस ही पढ़ना है। ये जो अपना चैप्टर है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को होमोजीनियस सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं। ओके, आई गेस यहां तक समझ आ गया सबको। आई गेस यहां तक समझ आ गया। दूसरा हम लोग को क्या देखना है, दूसरी बात जो हम लोग को देखनी है वो है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है ना, इसका मतलब उसके अंदर सॉल्यूशंस कैसा भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि सॉल्यूट प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं, इनको भी मिला के हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, 4 लोगों को भी मिला के बना सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो होगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है, बाइनरी सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है कि इसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं। बाइनरी वर्ड का आपको मतलब पता होगा ना, बाइनरी जब भी आप बाइनरी वर्ड आप लोगों ने जब भी सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, 2, राइट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में भी कितने लोग होंगे, सिर्फ 2 लोग होंगे। तो 2 लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो देखो सॉलिड लिक्विड गैस, राइट, और इधर भी लिख लो सॉलिड लिक्विड गैस। अब कोई भी 2 हुआ ना, इसमें कोई भी 2 हुआ, सॉलिड सॉलिड का एक सॉल्यूशन बन सकता है, सॉलिड लिक्विड का एक बन सकता है, सॉलिड गैस का एक बन सकता है। वैसे ही लिक्विड सॉलिड का एक बन सकता है, लिक्विड लिक्विड का बन सकता है, लिक्विड गैस का बन सकता है। ये सारे क्या है, बाइनरी, क्योंकि 2 लोग हैं, एक गैस एक सॉलिड, एक गैस एक लिक्विड, एक गैस एक गैस। ये सारे क्या है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग को इस चैप्टर में सेकंड बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। और चैप्टर अभी अपना छोटा होगा, और छोटा होगा। इसके बाद देखो यहां पर, ये तो है चलो सॉलिड से सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, ये है गैस सॉलिड गैस लिक्विड गैस गैस। ठीक है, हम लोगों को जो पढ़ना है ना बच्चों, वो सिर्फ ये रेड वाला 3 एरो दिख रहा है तुम लोग को, रेड वाला 3 एरो दिख रहा है। कौन से 3 एरो हैं, जहां पर लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड और लिक्विड गैस, राइट। हमारा जो चैप्टर है ना लिक्विड सॉल्यूशंस, वो यही है। हम लोग को एक तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, और हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। अब समझ आया चैप्टर का नाम लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, चैप्टर का नाम लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस, हम लोगों को इसी पे फोकस करके इसी को पढ़ना है। अब एनसीईआरटी का एक टेबल है बच्चों, एनसीईआरटी का टेबल मैंने यहाँ पे एक डाला है, इसको आप देख सकते हो। गैसियस सॉल्यूशन होते हैं कैसे कैसे, गैस गैस लिक्विड गैस सॉलिड गैस। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखा है। लिक्विड सॉल्यूशन जो हम लोग को पढ़ना है, यही हम लोग को पढ़ना है अभी, गैस लिक्विड 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 सॉलिड लिक्विड। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। फिर एक आता है सॉलिड सॉल्यूशन, जो सॉलिड पे 3 जुड़ता है। यहाँ पे अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, अपना चैप्टर क्या, अपना चैप्टर यही है, लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन की जब भी बात होती है ना, तो सॉल्यूशन की जब भी बात होती है, तो सॉल्यूशन के बारे अगर इंफॉर्मेशन देना है हमें, अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन देना है, तो सॉल्यूशंस का इंफॉर्मेशन देने का ना एक ही तरीका है कि वो कैसा सॉल्यूशन है, उसके आप कंसंट्रेशन के बारे आप बता दो मुझे। क्या बता दो, कंसंट्रेशन के बारे। 2 चीज होता है, पहले तो भाई कितना है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, कि चलो 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, पर ये कैसा सॉल्यूशन है ना, तो वो कैसा सॉल्यूशन है उसका आंसर होता है उसके कंसंट्रेशन से। उसका कंसंट्रेशन ही सॉल्यूशन के बारे सब कुछ बताता है। जैसे तुमको पता होगा, तुमको फिगर पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, इस फिगर में कम सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूट है, राइट, कम सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूट आ चुका है, पास पास है सॉल्यूट, काफी पास पास है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कम जगह पे ज्यादा सॉल्यूट है, तो ये कंसंट्रेटेड है, राइट। और ये क्या है, कम उतने ही जगह पे उतने ही सॉल्वेंट में सारे जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, दूर दूर है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होता है ना, कंसंट्रेशन हमें बताता है कि भाई कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो उसमें हमारा कितना सॉल्यूट है, समझ रहे हो, सॉल्यूट कितना है, कितना ज्यादा है कितना कम है, इस चीज का जो मेजर है वो हमें क्या बताता है, कंसंट्रेशन बताता है। ज्यादा सॉल्यूट है तो ज्यादा कंसंट्रेशन है, कम सॉल्यूट है तो कम कंसंट्रेशन है। पर सिर्फ कम ज्यादा नहीं, कंसंट्रेशन हमें एक पूरी क्वांटिटेटिव मेजर देता है, एग्जैक्टली एक वैल्यू आएगा कि हाँ भाई इस वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कितना सॉल्यूट है हमारे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर। ओके, तो अगेन हम लोग को क्या पढ़ना है ना, हम लोग को अभी पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, जहां पर जिसको जो जो यूज होता है सॉल्यूशन की दुनिया में, जो जो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग मौकों मौकों अलग अलग जगहों पे यूज होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला आता है बच्चा लोग मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
सबसे पहले क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या है ना, सिंपल नाम, इजी चीज है, कुछ खास नहीं है। क्या है कि भाई रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड टू टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपाउंड इन सॉल्यूशन। मतलब सिंपल, अगर मैं इमेजिन करो कि एक मैं बॉक्स दे रहा हूँ, सिंपल पहले हम लोग फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन से समझेंगे, कुछ टफ नहीं है, बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं। मान लो इसके अंदर ना 3 ग्रीन बॉल्स हैं और इसके अंदर 4 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि ये बताओ भाई कि फ्रैक्शन ऑफ, तुम बताओ कि फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना है, तुम बोलोगे कि सर यहां पर ग्रीन बॉल्स हैं 3, ओहो सॉरी, बॉल बॉक्स बनाते हैं, 3 ग्रीन बॉल और 4 ब्लू बॉल, राइट, 1 2 3 4, 4 ब्लू बॉल। मैंने तुमसे क्या पूछा कि ये बताओ कि फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हैं, भाई ग्रीन बॉल्स कितने, तुम बोलोगे सर ग्रीन बॉल तो 3 है आउट ऑफ 7 बॉल्स, टोटल 7 बॉल्स है, उसमें से 3 ग्रीन बॉल्स है, तो फ्रैक्शन ये होता है ना, टोटल कितना है उसमें से, मैं किसका पूछ रहा हूँ फ्रैक्शन, 3 का, ग्रीन का पूछ रहा हूँ। तुमने बोला सर टोटल 7 है, आउट ऑफ 7 3 उसमें से ग्रीन बॉल है, तो 3/7। वैसे ही अगर ब्लू का पूछूं तो क्या बोल दोगे, 4/7। बात समझ रहे हो। तो नीचे क्या लिख रहे हो तुम, नीचे लिख रहे हो टोटल बॉल्स, नीचे लिख रहे हो टोटल बॉल्स, ऊपर लिख रहे हो जिसका हम लोग पूछ रहे हैं। तो यहां भी वही काम करेंगे। अगर मैं तुमसे पूछता हूं, मान लो मैंने पूछा एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट, यही दो चीज होती है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। अगर मैं तुमसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछ लूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ लूं, तो तुम बोलोगे कि सर ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर तुम लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखोगे टोटल मोल्स, राइट, टोटल मोल्स यही लिखोगे। और टोटल मोल्स मतलब क्या, टोटल मोल्स में यहाँ पे है क्या क्या, यहाँ पे टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अगर तुमसे अगर तुमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा तब क्या लिखोगे तुम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखा तो क्या पूछोगे, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि भाई टोटल सॉल्यूट कितना है उसके अंदर, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये बात क्लियर हो रहा है सबको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बताइए, अच्छा ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, सॉरी मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन, माय बैड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो साइन है ना बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन के लिए यूज होता है, इसको काई कहते हैं, ठीक है, एक्स नहीं है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ एक्स है, मोल फ्रैक्शन के लिए ये यूज होता है। अगर मैं पूछता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताइए, तुम क्या बोलोगे कि सर टोटल मोल्स को तो नीचे रख लेंगे, उन टोटल मोल्स के आउट ऑफ, टोटल मोल्स पहले लिख लो, टोटल मोल्स कितना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, ये तुम बोलोगे सर ये टोटल मोल्स है, इनमें से इनमें से कितने मोल्स सॉल्वेंट है, तो वो है n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यही अपना फ्रैक्शन हो जाएगा सर, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इजी पार्ट है, कुछ टफ नहीं था इसमें, कुछ टफ नहीं था, इजी था। अगर मोल फ्रैक्शन समझना है ना तो इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो सारे बच्चे। मोल फ्रैक्शन अगर समझना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट तो निकाल लोगे, बहुत आसान होता है, पर अगर मोल फ्रैक्शन का आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी चाहिए तो इस क्वेश्चन को बनाओ। जो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग पॉज करके बना सकते हो, मैं क्योंकि तुरंत यहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो जिसको बनाना है आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, एक बार बना लो, फिर प्ले कर लो। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है बच्चों की, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें H2 दे रखा है 2 ग्राम्स, H2 दे रखा है 2 ग्राम्स, O2 दे रखा है 16 ग्राम्स, हीलियम दे रखा है 6 ग्राम और CO2 दे रखा है 44 ग्राम्स, ठीक है। तुमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे का मोल फ्रैक्शन बताओ, सारे गैस का मोल फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। सॉल्यूशंस नहीं है ये, पर मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला हूं सो दैट मोल फ्रैक्शन की आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, तो तुम सॉल्यूशन में तो निकाल ही लोगे, वो तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा ना बच्चों लोग, इसका मोल्स देखना पड़ेगा कि कौन कितने मोल्स हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मोल फ्रैक्शन का हो गया, बट सॉरी मोल कॉन्सेप्ट का हो गया, बट इससे मोल फ्रैक्शन के लिए क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखते हैं हम लोग H2 कितना मोल्स है, H2 कितना मोल्स है, H2 है 1 मोल, राइट। मोलर मास, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास सॉरी गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। अगर तुम लोग को याद होगा तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास, कि भाई कितना मास, सैंपल का कितना मास है, गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यही काम हम लोग करेंगे बच्चों। तो ये कितना आया, 1 मोल्स आया। फिर O2, O2 कितना मोल आएगा, तुमको दिख रहा है इससे, गिवन मास कितना है 16, मोलर मास कितना होता है 32, यानी हाफ मोल्स, 0.5 मोल्स।
हीलियम कितना है 6/4 यानी 3/2 मोल्स। और CO2 कितना है यहाँ पे, CO2 है 1 मोल, CO2 है 1 मोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है हम लोग को मोल फ्रैक्शन देखना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मोल्स देखो, यहाँ पे टोटल मोल्स कितना आ रहा है, टोटल मोल्स कितना है 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2 यानी 4। इसका मतलब टोटल मोल्स है 4। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना हो जाएगा 1/4, टोटल 4 है उसमें से H2 कितना है 1। बाकी का देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना देखेंगे भाई 1/2 है और टोटल कितना है 4, इसका मतलब 1/8। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम ये कितना होगा बच्चों 3/2/4, इसका मतलब 3/8। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ये कितना हो जाएगा 1/, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। आई गेस यहां तक समझ गए सारे बच्चे, आई गेस ये समझ आ चुका है, राइट, ये समझ आ चुका है। समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना जो कंसंट्रेशन टर्म्स, ये पहला था। नेक्स्ट है अपना मोलैरिटी। नेक्स्ट है अपना मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है ना, मोलैरिटी का अगर मैं डेफिनेशन दूं तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब सिंपल यही डेफिनेशन, यही याद रखना है क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन का जो डब्बा होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन का जो डब्बा होगा उसमें सल्यूट कितना मोल्स होगा, बस इतना ही बताना और कुछ नहीं, ठीक है। आई गेस ये पार्ट समझ गया सब कोई। तो एक डब्बा बना लेते हैं हम लोग। ये डब्बा मान लो है, ये डब्बा मान लो है 2 लीटर का, ठीक है, 2 लीटर का डब्बा है, पूरे में सॉल्यूशन है, 2 लीटर सॉल्यूशन है, डब्बा भी है और पूरे में सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन को ब्लू से बना देते हैं, पानी वाली फील आएगी, राइट। पूरे में सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसके अंदर ना, इसके अंदर हम लोगों ने हम लोगों ने 3 मोल NaCl डाला, ठीक है। 2 लीटर H2O है, 2 लीटर H2O सॉल्यूशन है, उसमें हम लोगों ने 3 मोल NaCl डाला और तुमको क्वेश्चन दे दिया है कि मोलैरिटी क्या होता है बताओ। तो अभी कुछ मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, मैंने जानबूझ के कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, मैं तुमको बोल रहा हूं कि मोलैरिटी क्या है इसका वो कैलकुलेट करके तुम बताओ। जितना मैंने अभी तुमको डेफिनेशन दिया ना, बस डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन से जरा सोच के बताओ, तो दिमाग लगाओ। मान लो कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है इसका, तुमको बस दिमाग लगाना है। तुमको पता चला, तुमको यूनिटरी मेथड तो आता है, यूनिटरी मेथड तुमको आता है, तुमको क्या पता है कि अच्छा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट होता है, अगर मैंने वो बता दिया तो सर मान जाएंगे कि हाँ मैंने मोलैरिटी बता दी। मोलैरिटी बताना यानी क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल। तुमको यहाँ पता क्या है, तुमको यहाँ ये बात पता है कि सर 2 लीटर H2O में, 2 लीटर सॉल्यूशन में, 2 लीटर सॉल्यूशन लिख लो, H2O नहीं, पूरा सॉल्यूशन 2 लीटर है, 2 लीटर सॉल्यूशन में भाई कितने मोल्स हैं 3 मोल्स सॉल्यूट है, राइट, 3 मोल्स सॉल्यूट है। अब यूनिटरी मेथड से तुमको पता है कि 2 लीटर में अगर 3 मोल है तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 मोल्स हो जाएगा, राइट, 3/2 मोल्स सॉल्यूट हो जाएगा। ये बात समझा सब कोई, 3/2 मोल्स सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, 3/2 मोल्स सॉल्यूट। तो आ गया ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है बच्चा लोग 3/2, इसका मतलब मोलैरिटी क्या है इसकी, मोलैरिटी है 3/2। अभी देखो यहां से फॉर्मूला आ गया, ये जो ऊपर 3 लिखा है हमने, ये क्या लिखा है, ऊपर हमने लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे जो 2 है ये क्या है, नीचे जो 2 है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिख रहा है। ये 3 क्या था, ये जो 3/2 है ये क्या है, यहां पे दोबारा लिख देता हूं मैं, ये 3/2 क्या है बच्चों, देखो हमने फॉर्मूला अपने आप निकाल लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है। तो यही मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाता है बच्चों। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये जो है ना, ये बस उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, इस पे ध्यान मत देना ज्यादा। वॉल्यूम अगर ml में हो तो उसका है, सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ आ रहा है, यानी यहाँ पे 3 मोल सॉल्यूट था और 2 लीटर सॉल्यूशन था, 2 लीटर सॉल्यूशन था, तो मोलैरिटी क्या हो गई 3/2। सिंपल, क्यों, यूनिटरी मेथड से आया, यूनिटरी मेथड से हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं बेसिकली, ये जो आया ये क्या आएगा 1.5/1 आएगा ना, ये जो वैल्यू आया क्या आएगा 1.5/1। इसका मतलब हम क्या निकाल लिए कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट है, तो भाई 1.5 मोल सॉल्यूट है। बात समझ रहे हो, तो हम जब डिवाइड करते हैं किसी चीज को, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम डिनोमिनेटर में 1 लाना चाहते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है भाई, मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू
मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल, n बाई वी, राइट। यहां तक समझ गया सब कोई? अगर n बाई वी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू n बाई वी है, सॉरी कोई बात नहीं, इसमें लिख लेते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर n बाई वी है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना चाहूं तो n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वी नहीं हो जाएगा? बताओ तो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना चाहूं तो मोलैरिटी इंटू वी। ऐसा क्यों? मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी बता रहा है हमें मोल्स इन 1 लीटर, मोल्स इन 1 लीटर, ठीक है। और मान लो मैंने पूछ दिया तुमसे कि बताओ 5 लीटर में कितने मोल्स होंगे, 5 लीटर में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो तुमको पता है कि 1 लीटर में कितना है m, तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा 5 इंटू एम। बात समझ रहे हो क्यों आ रहा है ये मोल्स? n इज इक्वल टू एम इंटू वी क्यों है? मोलैरिटी क्या है कि 1 लीटर में कितने मोल्स है, राइट, 1 लीटर में कितने मोल्स है। तो 1 लीटर में अगर मान लो इसकी मोलैरिटी है 2, ठीक है, मोलैरिटी इसकी 2 है, 2 मोलर है, और मैंने पूछा कि बताओ 5 लीटर में कितने मोल्स, n इन 5 लीटर कितना होगा? तुम बोलोगे कि सर n इज इक्वल टू m इंटू वी कर देते हैं, और वो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 मोल्स हो जाएगा। अगर रीजन समझ नहीं आ रहा तो रीजन क्या होगा, क्यों होगा ऐसा बच्चा लोग? क्योंकि मोलैरिटी क्या कहता है कि भाई 1 लीटर में 2 है, 1 लीटर में 2 है, तो 5 में कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10। तो वही रीजन है यहाँ पर इस चीज का, ठीक है। आई गेस सब कुछ समझ गया होगा। अगर समझ गया तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बना लो, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना लो मोलैरिटी का। अच्छा क्वेश्चन है ये, सिर्फ बोर्ड्स का लेवल का नहीं है, ये मेंस एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन बना लिया इसका मतलब मोलैरिटी के सारे क्वेश्चन बना लोगे, ओके। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। अगर तुम लोग को बनाना हो तो तुम चाहो तो पॉज कर लो और इसको अच्छे से सोच के बना लो, मैं अभी सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, तुमको देखो क्या पूछ रहा है कि मोलैरिटी ऑफ OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जो बन रहा है दो सॉल्यूशन को मिक्स करने से। ये पहला सॉल्यूशन है अपना, ये पहला सॉल्यूशन है, और ये दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, NaOH का। ऑब्वियसली दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ना दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है जहां पे टोटल वॉल्यूम है 200 ml, ठीक है, और इसमें NaOH है। क्या है बच्चा लोग इसमें सॉल्यूट क्या है, NaOH, और इसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर, ठीक है। और फिर एक सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 2 है जिसका वॉल्यूम है 300 ml, और इसके अंदर CaOH होल 2 है, CaOH होल 2 है, और इसकी मोलैरिटी क्या है, इसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर। अब क्या कर रहे हैं ना बच्चों, हम लोग इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मतलब इनको समझ लो पोर कर रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है, इन दोनों को हम लोग पोर कर रहे हैं। पोर करना समझते हो, ढारना, एक किसी बड़े कंटेनर में। और तुमको पूछा है ना, यहां पे तुमको पूछा है कि इस कंटेनर में बताओ सर कि इस कंटेनर में आपसे पूछा है कि इस कंटेनर में बताओ इसकी मोलैरिटी। OH माइनस आयन की मोलैरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है अपने को, मोलैरिटी निकालना है, यानी टोटल मोल्स। तो मैं पहले ना स्ट्रक्चर बना देता हूं सॉल्यूशन का। तुमको निकालना क्या है, टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही दो काम करना है। टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस निकल गया और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर निकल गया तो काम खत्म अपना, राइट, काम खत्म। तो यही करते हैं हम लोग। मान लो इसको हमने मिक्स कर दिया, तो देखो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम क्या हो गया होगा, टोटल वॉल्यूम हो गया होगा 200 प्लस 300 इक्वल टू 500 ml, राइट, 500 ml यानी हाफ लीटर, हाफ लीटर हो चुका है। टोटल मोल्स कितना हुआ होगा भाई, यहाँ पे टोटल मोल्स कितना हुआ होगा, तो वो देखने के लिए क्या पता करना पड़ेगा। OH माइनस देखो यहां से कितना निकल रहा है, N यहां से कितना होगा बच्चा लोग, N होगा यहाँ पे M इंटू वी, इसका मतलब 0.5 इंटू
2/10 क्यों लिखा, 200 ml है, यानी 2/10 0.2 लीटर से, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोल्स। 0.1 मोल्स NaOH है, इसका मतलब OH माइनस भी कितना है, OH माइनस भी 0.1 मोल्स है, OH माइनस भी 0.1 मोल है ना। यहाँ पे ये देखो कितना है, इसके लिए n कितना निकालना पड़ेगा, 300, मतलब 3/10 इंटू 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.03, राइट, 0.03। ये 0.03 ना CaOH होल 2 का है, CaOH होल 2 इतने मोल्स हैं, पर हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, हम लोग को निकालना है यहाँ पे OH माइनस कितना है। OH माइनस कितना होगा तुमको दिख रहा है, CaOH होल 2 से एक CaOH होल 2 जब डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, दो OH माइनस निकलेगा और एक Ca+2 आयन निकलेगा। इसका मतलब एक मोल से दो निकलता है, तो 0.3 से कितना निकलेगा, 0.06। तो यहाँ पे टोटल OH माइनस कितना हो गया, तो 0.1 प्लस 0.06। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी टोटल बच्चों, 0.16 डिवाइडेड बाई हाफ, यानी 1/2। इसका मतलब मोलैरिटी जो यहां से हो जाएगी 0.32 मोलर। आंसर आंसर कितना है, 0.32 मोलर। ठीक है, क्या करना है, बस सिंपल है, टोटल मोल्स निकाल लो, OH माइनस का कितना है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर लो। इजी क्वेश्चन था आई गेस, राइट। अब देखते हैं हम लोग मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है भाई, मोलैलिटी क्या होता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे अभी हमने मोलैरिटी क्या देखा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हर लीटर में कितना, राइट, पर लीटर कितना है। वैसे ही मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब सिंपल मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्यों नहीं होगा ऐसा, देखो क्यों ऐसा, मान लो मैं बोलता हूं ये एक 3 kg सॉल्वेंट है, मैंने एक सैंपल लिया है जहां पे 3 kg सॉल्वेंट है, 3 kg H2O है, मान लो 3 kg सॉल्वेंट, 3 kg H2O है, और इस पे ना हम लोग क्या डाल रहे हैं, हम लोग 2 मोल NaCl डाल रहे हैं। मोलैलिटी होता क्या है, मोलैलिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, मोलैलिटी का डेफिनेशन ही यही है, क्या है भाई, कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब तुमको बस इतना डेफिनेशन दिया और मैंने बोला कि मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी निकालो। तुम क्या बोलोगे, तुम सीधा लगाओगे यूनिटरी मेथड। अच्छा सर, यहां पे ना 3 kg सॉल्वेंट जब है, 3 kg सॉल्वेंट में 3 kg सॉल्वेंट में सर 2 मोल सोल्यूट है, 2 मोल सोल्यूट है, तो 1 kg में कितना हो जाएगा, 1 kg सॉल्वेंट में 2/3 मोल सोल्यूट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर क्या लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं हम लोग सोल्यूट और नीचे लिख रहे हैं हम लोग टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दिख रहा है नीचे क्या लिख रहे हैं हम लोग, टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या फॉर्मूला आ गया मोलैलिटी का बच्चा लोग, यहां से मोलैलिटी आया क्या, 2/3, यानी मोलैलिटी क्या आया, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, जितने टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टोटल मास या वेट, केमिस्ट्री में एक ही होता है, फिजिक्स में अलग होता है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में आपको लिखना है ये कितने सॉल्वेंट, ठीक है। तो इससे आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। यहाँ से क्या है मोलैलिटी, 2/3। अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्या करेंगे, सीधा 2 लिखेंगे, 2 मोल्स, नीचे टोटल कितना वेट है वो करेंगे 3 kg, 2/3 यहाँ से मोलैलिटी आ। आई गेस समझ आ गया होगा सबको, आई गेस समझ आ गया होगा। किसी को भी नहीं समझ आया होगा ना तो तुम डाउट कमेंट में डाल सकते हो, मैं स्पेशल क्लास में, या कोई आप स्पेशल क्लास में भी आ सकते हो। स्पेशल क्लास तुम लोग को पता है क्या होता है, अनअकैडमी के ऐप पे क्लासेस होती है। तो अगर जिन बच्चों को डाउट आ रहा है ना, तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट तो सब कोई समझता है ये कैसे आता है, फोन तो फोन में तो पता ही होगा, लैपटॉप में भी ना विंडोज वाला बटन होता है और एक प्रिंट स्क्रीन बटन होता है, उसको दबाओगे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। फिर मेरे स्पेशल क्लास में आओ, अनअकैडमी के ऐप पे आओ मेरे क्लास में, वहां तुम स्क्रीनशॉट अपलोड करके डाउट पूछ सकते हो। स्पेशल बिल्कुल फ्री क्लास होता है, ठीक है। आपको सिर्फ AL स्टार्स आपको एंट्री कोड लगानी पड़ेगी और वो लगा के आप आके डाउट पूछ सकते हो। तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या है भाई,
क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 3 मोलर, देखो यहाँ पे क्या है ना, अगेन मोलैरिटी दिया है और मोलैरिटी पूछा है। जब भी ऐसा हो ना बच्चों कि मोलैरिटी दिया हो और मोलैरिटी पूछा हो तो एक बीच में एक ब्रिज होता है, मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच एक ब्रिज होता है। मैं क्या कह रहा हूं, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच एक ब्रिज होता है और उस ब्रिज का नाम है डेंसिटी। ठीक है, तो जब भी मोलैलिटी से मोलैरिटी या मोलैरिटी से मोलैलिटी कन्वर्ट करना हो ना तो डेंसिटी का बहुत यूज होने वाला है। डेंसिटी के बिना आप ये काम नहीं कर पाओगे। ओके, चलो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे ना मोलैलिटी दे रखा है, मोलैलिटी दे रखा है 3। मोलैलिटी दे रखा है 3। इसका मतलब मोलैलिटी 3, इसका क्या मतलब है कि भाई 1 kg सॉल्वेंट में मोलैलिटी 3, इसका मतलब क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट अगर होगा ना तो उसके अंदर 3 मोल सोल्यूट होगा। राइट, उसके अंदर 3 मोल सोल्यूट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जानबूझ के एक ऐसा सैंपल ले लेते हैं। हम लोगों ने जानबूझ के क्या किया, एक, अच्छा तुमको पता है ना कि कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहता है। हम कोई भी सैंपल ले, कितना भी बड़ा सैंपल ले, कितना छोटा सैंपल ले, कंसंट्रेशन सेम रहता है। चाहे तो एक ग्लास निकालें या एक बाल्टी निकालें या एक पूरा एक टंकी भर के हम लोग निकालें, तो जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन उसका वही रहने वाला है। कंसंट्रेशन क्योंकि क्या है, 1 लीटर की बात होती है। तो हम लोगों ने जानबूझ के एक ऐसा सैंपल ले लिया जिसमें 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, हम लोगों ने जानबूझ के ऐसा ले लिया। क्या फायदा हुआ, जैसे ही हम लोगों ने 1 kg सॉल्वेंट वाला सैंपल लिया ना तो हमें पता चल गया कि अच्छा अंदर ना 3 मोल सोल्यूट है, अंदर 3 मोल सोल्यूट है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलैरिटी, हमें निकालना है बच्चों मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में 2 चीज होता है, मोलैरिटी में क्या होता है, एक ऊपर होता है मोल्स, नीचे होता है वॉल्यूम। तो इस सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट है ये तो पता चल गया 3। अब बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना बाकी है। दिख रहा है कि 2 में से एक चीज पता चल गया, अब बस एक चीज पता करना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखा है, अगर हम किसी तरह मास पता कर लें, सॉल्यूशन का पूरा मास पता कर लें तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो तुम खुद देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट, एक अगले पेज में कर लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों में से देखो तुमको एक तो पता ही है, हमने जानबूझ के सैंपल ही वही लिया था जहां पे सॉल्वेंट 1 kg हो। तो सॉल्वेंट का तो तुमको पता ही है 1 kg हो या 1000 ग्राम लिख लेते हैं, अभी बाद में केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। सोल्यूट का मास कितना होगा तुमको पता है, सोल्यूट कितना है, 3 मोल है। और सोल्यूट क्या है, NaOH। क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो सोल्यूट क्या है, NaOH। यानी मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 40 ग्राम्स। 1 मोल NaOH का कितना होता है मास, 40 ग्राम। तो यहाँ पे 3 मोल है यानी 3 इंटू 40 120 का मतलब 1120 ग्राम्स, 1120 ग्राम्स। और अगर केजी में लिखना चाहें तो 1.12 kg। ये है बच्चों अपना, अभी ग्राम में ही रहने देते हैं, ग्राम में ही रहने देते हैं। ये है हमारा मास। ठीक है, डेंसिटी दे रखा है 1.11, डेंसिटी दे रखा है 11। और डेंसिटी कितना होता है, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास है यहाँ पे 1120 बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1120 डिवाइडेड बाय 1.11। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, तुमको दिख रहा है ये वॉल्यूम हो जाएगा थोड़ा 1000 से ज्यादा दिख रहा है। अगर ऊपर 1100 होता, मैं देखो एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप बस अप्रोक्सीमेशन से आप बता सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से बता सकते हो। आपको क्या होगा, अगर वो ये होता 1100 डिवाइडेड बाई 1.11 होता तो कितना होता, 1000 होता ना। ऊपर वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा है, दिख रहा है 1120 बाई 1.11 है। इसका मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन 1000 होगा, ग्रेटर देन 1000 यानी वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन 1000 हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 लीटर है, हल्का सा बड़ा, ज्यादा नहीं है, हल्का सा बड़ा है, 1 लीटर से ज्यादा। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे मोलैरिटी लिखना है अपने को, तो मोलैरिटी लिखना है तो अपने को पता है मोल्स 3, और वॉल्यूम क्या है 1 पॉइंट समथिंग, 1 से हल्का सा बड़ा, 1 से हल्का सा बड़ा। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर 3 से हल्का सा छोटा हो जाएगा। यानी इसका मतलब 2.97 ही एक ऑप्शन है जो हमारा सही है। बाकी देखो ना सारा ऑप्शन 3 से बड़ा है। हमें पता चल गया कि वॉल्यूम क्या है बच्चा लोग, वॉल्यूम 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब
इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए होगा 2.97, ठीक है 2.97। वॉल्यूम जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आई गेस ये बात सब कुछ समझ रहे होगे। तो यहाँ पे आ गया अपना आंसर बहुत इजीली, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा अपने को, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। आई गेस यहाँ तक समझ गए होगे। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। अगला है मास ऑफ सोल्यूट। अगला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है ना, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, बस वही। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, बस वही इसका मतलब मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मतलब अगर 50 ग्राम सोल्यूट हुआ, 50 ग्राम सोल्यूट हुआ इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, 200 ग्राम सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा 50 बाई 200 इंटू 100। परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लोगे इस तरीके। दूसरा होता है, अच्छा क्वेश्चन देख लो अगर समझ गए हो तो। क्या बोल रहा है यहाँ पे, W बाई डब्ल्यू यानी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इफ 0.2 मोल्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 42 ग्राम्स। तो नीचे क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूट कितना है 0.2 इंटू 40, राइट, 0.2 इंटू 40, ये है मास ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या होगा, टोटल सॉल्वेंट कितना है 42 ग्राम्स और सोल्यूट कितना है 0.2 इंटू 40, तो ऊपर कितना हो गया 8, नीचे क्या हो जाएगा 42 प्लस 8, इसका मतलब 8/50, 8/50 इंटू 100, यानी यहां से आ जाएगा 16%, 16%, ठीक है। इंटू 100 मत भूलना। तो दोबारा लिख दूं क्या, क्या बताया मैंने, W/W, ये क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ पे, तो भाई मास ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ पे, तो 0.2 मोल्स है और 1 मोल का मास होता है 40 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है 42 ग्राम सॉल्वेंट, और ये यहाँ से 8 आएगा तो 8 ग्राम सोल्यूट इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है 8/50 इंटू 100, का मतलब ये है 16%। तो W/W क्या है इसका 16%, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड वगैरह में भी आ जाते हैं। दूसरा क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन, अब दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है कि भाई 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तुम लोग बना लेना, इसको अटेम्प्ट कर लेना इसको, ठीक है। इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट आता है ना बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन क्या, तुमको याद होगा कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, चाहे यहां देख लो, ये ब्रैकेट वाला पार्ट ध्यान से देखो ना कि क्या होता है, यहाँ पे देख लो, ये पार्ट होता है कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये बात नहीं दिख रहा है क्या, ये बात नहीं दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, रेड से बनाता हूं मैं, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये और कुछ नहीं है, ये बताता है हमें कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट है। क्यों, मैंने क्या बोला 50 ग्राम सॉल्यूट इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, ये मैंने बोला। तुमको मैंने मास परसेंटेज निकालना बोला, तुम लोगों ने यूनिटरी मेथड लगाया कि सर 50 ग्राम में, सॉरी, तुम लोगों ने बोला कि सर 200 ग्राम में, 200 ग्राम सॉल्यूशन में अपना जो सोल्यूट है वो है 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम सोल्यूट है। तो एक में कितना होगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन में होगा सर 50/200, 50/200 ग्राम सोल्यूट। अब बताओ कि 100 में कितना होगा, तो 100 ग्राम बताने के लिए तुमने क्या कर दिया 50/200 इंटू 100, यही तो फॉर्मूला है, परसेंटेज ऐसे ही तो निकलता है। तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट था ये क्या था कि 1 ग्राम में कितना, यहां पे परसेंट पूछा गया तुमसे, परसेंट यानी 100 में कितना है ये बताओ, परसेंट पूछा गया तो तुमसे क्या पूछा गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये बताओ। अब हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, पर मिलियन। परसेंट जब था तो हम लोगों ने क्या किया था, 100 में कितना है वो बताओ। वैसे ये ब्रैकेट क्या है कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट इन
सोल्यूट इन 1 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, 1 ग्राम सॉल्यूशन ये है। अब तुमसे यहाँ पे जब परसेंट पूछा गया था, तो तुमने इस ब्रैकेट को क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था कि पता चल जाए कि भाई 1 में जितना है तो 100 में कितना इंटू 100। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, पर मिलियन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलियन से मल्टीप्लाई। तो ये बात दिख रहा है, मिलियन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। आई गेस ये पार्ट सबको समझ आ गया होगा, पार्ट्स पर मिलियन। तो यही आखिरी था बच्चों अपना कंसंट्रेशन टर्म। अब अपना प्रॉपर लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, जो चीज नया है। अभी तक वाला जो पार्ट था ना वो सब हो सकता है तुम लोग को ऑलरेडी आता होगा मोल फ्रैक्शन की वजह से। अब पार्ट हम लोग जो करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये नया पार्ट है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को पता ही हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन में क्या करना था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है ना, प्रेशर वेपर प्रेशर होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय gases on its liquid surface, ठीक है, on its liquid surface। ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस ऑन इट्स लिक्विड सरफेस। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे अभी। तो स्टेटमेंट को लिख लो, अभी हम लोग देखेंगे इसको। मान लो कोई ऐसा कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है। लिक्विड मतलब ये अभी अगर समझाना तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन इट्स लिक्विड सरफेस मतलब ये जो गैस पार्टिकल होगा, सॉरी ये जो लिक्विड पार्टिकल होगा ये इवापोरेट करेगा। मान लो पानी है, पानी मान लो, ये क्या होगा, धीरे धीरे इवापोरेट करेगा। इवापोरेट करेगा तो कुछ इसके वेपर पार्टिकल्स बन जाएंगे, राइट। और थोड़ी देर के बाद ना इक्विलिब्रियम अचीव होगा। हम लोग समझेंगे इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। पर यही जो गैस पार्टिकल्स बन गए ना, इनका जो प्रेशर होगा, इस सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा, गैस पार्टिकल क्या करता है, चारों तरफ प्रेशर लगाता है। तो चारों तरफ में से 3 तरफ तो वेसल है, पर चौथा तरफ देखो ना क्या है, लिक्विड का सरफेस। तो ये इस पे भी प्रेशर लगाएगा, राइट, इस पे भी प्रेशर लगाएगा, इस पे भी प्रेशर लगाएगा ना। तो यही जो ये प्रेशर लगा रहा है यही है वेपर प्रेशर। पर ध्यान रहे कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है, ये जो है ना ये एट इक्विलिब्रियम वाला होता है। यानी इक्विलिब्रियम क्या है ना, इसको समझेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम को भी ध्यान से समझेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होता है, इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब क्या है, उस बात को ध्यान से देखेंगे। अच्छा, तुमको ये बात पता होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है वो रेट ऑफ इवापोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, राइट, सरफेस एरिया। और यहां पे एज सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट है, सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, सो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। सरफेस एरिया चेंज नहीं हो रहा है ना, ये जो भी सरफेस एरिया है ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या रहेगा बच्चों अपना, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब कुछ यहां से क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे वेपर्स बन रहे होंगे, धीरे धीरे वेपर्स बन रहे होंगे। देखो इनिशियली क्या होगा ना, सिर्फ इवापोरेशन होगा, कोई कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली तो कोई गैस पार्टिकल है ही नहीं। इनिशियली गैस पार्टिकल है ही नहीं तो कंडेंसेशन होगा कैसे, गैस पार्टिकल है ही नहीं तो कंडेंसेशन होगा कैसे। पर धीरे धीरे जब गैस पार्टिकल्स बनने लगेंगे तो क्या होगा, हल्का हल्का इसका कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये गैस पार्टिकल्स आपस में जुड़ के वापस लिक्विड बन जा रहे हैं, तो कंडेंसेशन, ठीक है। इनिशियली क्या होगा ना, इनिशियली अगर मैं इनिशियली बात करूं, इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि अभी वाटर वेपर्स जो है वो कम है, वाटर वेपर्स जो है वो कम है, इसीलिए रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा है। तो मान लो रेट ऑफ इवापोरेशन है +10 ड्रॉप्स पर सेकेंड और रेट ऑफ इवापोरेशन है -2 ड्रॉप्स पर सेकेंड, ठीक है। मतलब हर सेकंड 10 नए डॉट बन रहे हैं और उसमें से 2 वापस टूट जा रहे हैं, 2 वापस जुड़ के पानी बन जा रहे हैं। इसका मतलब हर सेकंड क्या है बच्चों, डेल्टा ड्रॉप। अगर मैं बोलूं तो डेल्टा ड्रॉप क्या है,
+8 है, हर सेकंड 8 नए ड्रॉप्स बन रहे होंगे। इसका मतलब धीरे धीरे यहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, वेपर्स का डेंसिटी बढ़ रहा होगा, राइट। धीरे धीरे यहां पर डेंसिटी बढ़ रहा होगा, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रहा होगा वैसे वैसे ये रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ रहा होगा, राइट। रेट ऑफ कंडेंसेशन ये बढ़ रहा होगा। तो क्या होगा ना, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर एट इक्विलिब्रियम दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये अगर +10 है तो ये -10 है। मतलब एक सेकंड में अगर 10 नए ड्रॉप बन रहे हैं तो 10 नए डॉट टूट भी रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, तुम खुद देखो, अभी जो डॉट का कंसेंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो गया होगा ना। कंसेंट्रेशन ऑफ वेपर कांस्टेंट हो चुका होगा, क्योंकि जितना बन रहा है उतना टूट जा रहा है। इसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, कंसेंट्रेशन बदलना बंद हो जाता है, राइट। तो यहां भी वही चीज हो रहा है बच्चों, कंसेंट्रेशन बदलना बंद हो गया, कांस्टेंट हो चुका है। इसका मतलब अब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया ना, तो अब इस समय ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। अब इस समय ये गैस पार्टिकल्स जो प्रेशर लगा रहे होंगे ना बच्चों, उस प्रेशर को हम मेजर करेंगे लिक्विड सरफेस पे, और सारे सरफेस पे सेम होता है। तो अगर हम इस वॉल पे मेजर कर लें तो वही प्रेशर यहां पे भी लग रहा होगा, वही प्रेशर यहां पर भी, क्योंकि अगर प्रेशर इक्वल नहीं होगा ना तो डब्बा अपने आप चलने लगेगा। तो अब जो प्रेशर है ना, अब जो प्रेशर है यही है अपना वेपर प्रेशर। बात समझ आ रहा है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाला जो प्रेशर है वही है अपना वेपर प्रेशर, ठीक है। आई गेस यहां तक समझ गए सारे बच्चे बात। तो वेपर प्रेशर क्या है भाई, इक्विलिब्रियम अचीव होने पे जो प्रेशर होगा गैस पार्टिकल्स का ऑन इट्स लिक्विड सरफेस, वही है अपना वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर आई गेस सब कुछ समझ चुके हैं यहाँ पे। इसका अगर ग्राफ देखोगे तो कैसा होगा, देखो ये है रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। रेट ऑफ इवापोरेशन तो कांस्टेंट है। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फाइनली एक जगह अचीव हो रहा है जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो, और यहीं पे प्रेशर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का जो भी प्रेशर होगा ना, इस समय का, ये मान लो टाइम है, ये मान लो टाइम है, तो टाइम इक्विलिब्रियम। तो यहां पर क्या होगा बच्चों लोग, यहां पे वेपर प्रेशर विल बी अचीव्ड, वेपर प्रेशर विल बी अचीव्ड। तो वेपर प्रेशर समझो क्या है, उस समय का प्रेशर जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब अब कोई नए डॉट्स नहीं बन रहे, जितने बन रहे हैं ना उतने ही टूट जा रहे हैं, तो डेंसिटी इसका बढ़ नहीं रहा है। तो इस समय का जो भी प्रेशर होगा वही है अपना वेपर प्रेशर। आई गेस यहां तक समझ चुके सारे बच्चे, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो अगेन मैं फिर से बताता हूं, स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे स्पेशल क्लास में आ सकते हो डाउट पूछने, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। Okay? अब देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, वेपर प्रेशर देख लिया, अब हम लोग देखते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है ना, राउल्ट्स लॉ हम लोग, अच्छा ये तो किसका देख रहे हैं हम लोग, प्योर कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड का देख रहे हैं, पर चैप्टर क्या है अपना, सॉल्यूशन। तो हम लोग को आना है कि भाई वेपर प्रेशर उस केस में पता करना है जब हम लोग सॉल्यूशन हो, मतलब कुछ सॉल्यूट एडेड हो, तब का वेपर प्रेशर पता करना है ना। तो उसी के लिए काम आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या हम लोग देखेंगे अभी। पहला राउल्ट्स लॉ, देखो राउल्ट्स लॉ ना दो तरीके का होता है। पहला अभी जो हम लोग देखने वाले वो है, जब एक लिक्विड ए जो कि वोलाटाइल है, एक लिक्विड ए जो कि वोलाटाइल है, और एक बी सॉल्यूट, बी सॉल्यूट जो कि वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब मान लो कोई सॉलिड सॉल्वेंट मान लो, सॉलिड सॉल्यूट मान लो, ये क्या है, नॉन वोलाटाइल। मतलब वोलाटाइल क्या होता है, जो वेपर बनेगा, जो उड़ेगा और वेपर बनेगा। ये क्या है, ये नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। तो बस इसी में हम लोग को देखना है, इसी में हम लोग को देखना है कि क्या कैसे होता है, अभी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, इस केस में देखते हैं क्या होगा। पहले तो तुम लोग को बेसिक्स थोड़ा समझना पड़ेगा।
मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में कोई एक सॉल्वेंट है, कोई एक सॉल्वेंट है। हमने क्या किया ना, हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मान लो पानी था, उसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया, नमक डाल दिया, कुछ भी मान लो ग्लूकोज डाल दिया। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है बच्चा लोगों की, यहाँ पे अब जो यहाँ पे प्रेशर बनेगा ना, अब जो पानी अब जो इवापोरेट करेगा, अभी भी इवापोरेट करेगा और इक्विलिब्रियम अचीव होगा थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं होगा, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है। अभी का जो प्रेशर होगा ना बच्चों, अभी जो प्रेशर मेजर होगा, वो प्रेशर कुछ कम होगा। मान लो ये ए है, ये ए सॉल्यूशन ए है अपना H2O। अभी जो प्रेशर होगा ना वो कुछ कम मेजर होगा इन कंपैरिजन टू व्हेन देयर वाज नो सॉल्यूट। अगर जब सॉल्यूट नहीं था, जो भी वैल्यू है, ठीक है। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए क्या है बच्चा लोग, पी नॉट है बिफोर एडिंग सॉल्यूट, बिफोर एडिंग सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐड करने से पहले जो प्रेशर होगा ना वो ज्यादा होगा, सॉल्यूट ऐड करने के बाद प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्यूट ऐड करने के बाद प्रेशर कम हो जाएगा। इसका रीजन समझो पहले, ऐसा क्यों होगा। हम लोग ना इसको हम लोग टॉप व्यू से देखते हैं, ठीक है, ऊपर से देखते हैं हम लोग। अगर इसका तुम टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू कैसा दिखेगा, इस तरीके का। मान ले सर्कल है, मान ले बीकर जो था ये सर्कल था, ठीक है, सर्कल बीकर था, मतलब राउंड बीकर था। तुमको पता है कि पूरे में क्या है बच्चा लोग, ए है। हम लोग ए को बनाते हैं ब्लू से, पूरे में ए है, ए भरा हुआ है, सॉल्वेंट है अपना। अब क्या हुआ, ये पहले था, अब क्या हुआ ना, अब बीच बीच में सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए, दिख रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए, सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए ना, खूब सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स। तुमको दिख रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ये पूरा सरफेस एरिया का कुछ हिस्सा ये छीन ले रहा है। तुमको पता है ना कि इवापोरेशन जो होता है, इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो तुमको अगर दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अच्छे से और विजुअलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे सॉल्यूट को एक साइड ले जाते हैं, एक साइड ले जाते हैं, सारे सॉल्यूट को एक साइड ले जाते हैं। तो कैसा होगा, ऐसा दिखेगा कुछ, राइट। खूब सारे सॉल्यूट है, इस तरीके का हो गया, मतलब पूरा एक एरिया को रेड रेड बना दो, मतलब एक एरिया है, काफी मेजर सरफेस एरिया क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्यूट उसको घेर लिया, सॉल्यूट उसको कवर कर लिया। अब जो बचा एरिया है, यही बचा एरिया है सॉल्वेंट के लिए। एक्चुअली में एक साइड नहीं होगा, एक्चुअली में मिक्स्ड होगा, पर हम लोग विजुअलाइज करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो बचा एरिया है सॉल्वेंट है, तुमको दिख रहा है कि सरफेस एरिया डिक्रीज यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए सरफेस एरिया घट चुका है। इसका मतलब जो इवापोरेशन होगा वो कम होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज लेस इवापोरेशन। तो अब इवापोरेशन ही कम होगा तो यहाँ पे कम गैस पार्टिकल्स बनेंगे। दिस इंप्लाइज इवापोरेशन, दिस इंप्लाइज लेस गैस पार्टिकल्स। इसका मतलब अब गैस पार्टिकल्स यहाँ पे कम बन रहे हैं, वेपर पार्टिकल्स कम बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये बात समझे सारे कोई, प्रेशर जो है इसका वो कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका प्रेशर कुछ कम होगा। अब बस यही मेजर करना है हम लोगों को, राउल्ट्स लॉ से बस यही पता चलता है कि भाई ये जो प्रेशर कम हुआ ना, ये कितना कम हुआ, वैल्यू क्या है, वही हम लोग को पता करना है, ठीक है। ये सबको समझ आ गया। अच्छा, ये बताओ, ये सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ये ब्लू वाला एरिया उतना ही ज्यादा होगा ना, बात समझ रहे हो। ये ब्लू वाला एरिया उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये ए है और ये बी है, तो ए का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया सॉल्वेंट को मिलेगा उड़ने के लिए। इसका मतलब, और जितना ज्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज्यादा वो प्रेशर बनाएगा। इसका मतलब प्रेशर जो ए की वजह से बन रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। जितना ज्यादा ए रहेगा उतना ज्यादा उसको सरफेस एरिया, ए ज्यादा इसका मतलब बी कम, राइट। ए ज्यादा इसका मतलब बी कम। तो जब बी कम होगा तो वो कम एरिया घेरेगा और ज्यादा एरिया देगा उसको इवापोरेट करने के लिए। ये बात हम लोग समझ गए, ठीक है। राउट्स लॉ यही है बेसिकली, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, राइट? एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगा लो ए। अब कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं एक्स ए का वैल्यू 1 रख लेते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो अब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जब 1 है तो के क्या है, उस समय का प्रेशर, के क्या है चलो, के क्या है, प्रेशर व्हेन वेपर प्रेशर व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब नो सॉल्यूट एडेड, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब है, इसका क्या मतलब, नो सॉल्यूट एडेड। और नो सॉल्यूट एडेड वाले समय का प्रेशर तो हमें पता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पी नॉट ए। पी नॉट ए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट ए, यानी के क्या है अपना, पी नॉट ए। इसका मतलब राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ है अपना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ लो ये क्या है बच्चों, प्रेशर, वेपर प्रेशर व्हेन प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर व्हेन प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? जब प्योर सॉल्वेंट होगा, जब एक्स ए पूरा 1 होगा तब इतना, और अगर एक्स ए हाफ हो गया तो कितना होगा, पी नॉट ए बाई 2 हो जाएगा। बात समझ लो, मोल फ्रैक्शन अगर हाफ हो गया मतलब ऐसा समझो, जब पूरे एरिया में सॉल्वेंट रहता था तब प्रेशर बनता था पी नॉट ए। अगर इसका हाफ कर दूं मैं, इसका अगर पूरे का हाफ कर दूं मैं, कि अब सिर्फ हाफ एरिया में सॉल्वेंट है, अब सिर्फ हाफ एरिया में सॉल्वेंट है और बाकी हाफ एरिया में सॉल्यूट है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर भी इसका हाफ हो जाएगा ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, मान लो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 था, तो 1/2 होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आई गेस यहाँ तक समझ आ गया सबको? तो यही है बच्चों राउल्ट्स लॉ, अपना इतना ही है। तो इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जो भी सोल्यूट था, यहाँ पे ग्लूकोज था तो वो लिख लो। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज हमारा आ गया यहाँ पर। आई गेस यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको? ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब देखते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ वैसे के लिए जहां पर दो वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ठीक है? दो वोलेटाइल सॉल्यूशन है, लिक्विड ए ये भी वोलेटाइल है, और लिक्विड, और जो बी है, बी जो सॉल्यूट डाला हमने, ये भी वोलेटाइल है, ठीक है? ये भी वोलेटाइल है। यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके लिए देखते हैं क्या होगा। अलग अलग कलर से बनाते हैं दोनों को, इसको बनाते हैं ब्लू से। देखो, दो लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है, इसका मतलब ये गैसियस फेज में जो गैस होगा वो दोनों की वजह से होगा। कुछ गैसेस यहाँ पे ए की वजह से होंगे, राइट? कुछ गैसेस ए की वजह से होंगे, और कुछ गैसेस यहाँ पर बी की वजह से होंगे, राइट? कुछ ए की वजह से होंगे और कुछ बी की वजह से होंगे। यहां जो टोटल प्रेशर बनेगा वो किसकी किसकी वजह से बनेगा, कुछ जो प्रेशर ए, मतलब ए की वजह से जो प्रेशर बन रहा है, और कुछ जो बी की वजह से बन रहा है, ठीक है? तुम लोग को अभी तक के तरीके से ये पता है कि पी ए और पी बी को कैसे लिख सकते हैं। पी ए को लिख सकते हो तुम पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी को लिख सकते हो तुम पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये कौन से स्टेट का है, ये लिक्विड सॉल्यूशन वाले स्टेट का, ठीक है? दिख रहा है, मतलब
यहां नीचे, यहां पे जो मोल फ्रैक्शन ना उसकी बात है। ये क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसकी बात हो रही है। यहां से देखो तो टोटल प्रेशर कैसे लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर क्या है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट? अभी देखो, प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी लिखने का ना एक और तरीका है। तुमको पता है गैसियस फेज में अगर तुमको डाल्टन्स लॉ तुम लोगों ने पढ़ा है तो वो क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, इसको ना वाई लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज। अगेन यहां भी टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये गैसियस फेज के, ठीक है? मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। ये दोनों क्या है बच्चों? गैसियस फेज के मोल फ्रैक्शन है, ठीक है? तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसका मतलब यहां से क्या हम लोग को रिलेशन मिल रहा है? पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई बी, ठीक है? पी टी इंटू वाई बी। तो यहां से तुम इस चीज का फायदा उठा सकते हो, और इन सारे इक्वेशन से ना आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इन सारे इक्वेशन जो क्वेश्चन होता है ना उसमें या तो ये दिया होता है, मतलब कुछ इन सारे में से कुछ चीज दिया होता है, कुछ चीज पूछा होता है। तो यहाँ पे जितना रिलेशन हम लोगों ने लिखा है ना, दिस प्लस ये वाले, ठीक है? इन रिलेशन से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? यही है राउल्स लॉ, इसमें कुछ अलग नहीं है, इतना ही बस जानना था, ठीक है? तो इतना ही था, बस सिंपल सा था, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। आई गेस यहां तक समझ गए हो सब कोई? ठीक है। अब ना बच्चों नेक्स्ट जो आता है अपना, नेक्स्ट आता है वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, अभी देखते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन ना, अभी हम लोग ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा ना, तो राउल्ट्स लॉ क्या है ना, थोड़ा सा उसमें हम लोगों ने कुछ चीज को, हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस लिया है, जिस अजम्पशंस के बारे में अभी बताऊंगा। कुछ अजम्पशंस हमने लिया है। वो अजम्पशंस क्या है ना, हम लोगों ने क्या अजम्पशन ले लिया कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए कोई भी ए पार्टिकल्स के बीच जो है, ठीक है, जब दो सॉल्यूशन मिला रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या किया, ए और बी को मिलाया ना, यहाँ पे क्या किया, ए और बी को मिलाया। तो हमने अजम्पशन क्या लिया है कि जब ए अकेला था, जब सिर्फ ए था, तो इनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इक्वल था, जब वो इक्वल था बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब सॉल्यूशन मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन मिलके जब ए बी बन गया, ए बी बन गया ना, तब भी इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही रहा। अब ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम था। ये हमने अजम्पशन इन राउल्ट्स लॉ, ये हम लोगों ने अजम्पशन ले लिया था, अजम्पशन इन राउल्ट्स लॉ। इसीलिए राउल्ट्स लॉ, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन उनको कहते हैं ना जो फॉलोज राउल्ट्स लॉ। फॉलोज राउल्ट्स लॉ मतलब इस अजम्पशन को, जो ये अजम्पशन जब तक ट्रू है तो वो वाले सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ वो है अपने आइडियल सॉल्यूशन, और ये डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ क्योंकि ये रियल है। एक्चुअली में नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही रियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो मैं अगर बोलूं तो ऐसा कह सकते हैं कि रियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन, जैसे आइडियल गैस रियल गैस याद है ना, एक्चुअल में रियल सॉल्यूशन ही होता है, पर हमने अजम्पशन ले लिया और उसको एक आइडियल सिनेरियो बना लिया। रियल सॉल्यूशंस क्या है बच्चों? डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और आइडियल सॉल्यूशन की खासियत क्या है कि दे फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है? दे फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो करते हैं।
ओके, आई गेस यहां तक समझ गया सब कोई। Cool. इसका मतलब ना, यही मतलब है, देखो रियल सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, हम लोग समझेंगे अभी, रीजन समझेंगे, अभी हम लोग दोबारा देखेंगे इसको। रियल सॉल्यूशन ना दो तरीके का होता है। एक, जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब हमने ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया, तब जो टोटल प्रेशर हो गया ना, वो प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी से ज्यादा हो गया। देखो हम लोगों ने अभी राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्यों? ये आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन का ऐसा होगा कि पी टोटल जो है वो प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। पर एक्चुअल में जो रियल सॉल्यूशन है ना, उसमें या तो ये ज्यादा होगा, जब ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मतलब प्रेशर जब सिर्फ ए होता तो, प्रेशर सिर्फ बी होता तो, वो है। और कभी कभी क्या होगा, प्रेशर लेस हो जाएगा पी ए प्लस पी बी से, इसको कहेंगे हम लोग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग नेगेटिव डेविएशन। ये है पॉजिटिव डेविएशन, ये है नेगेटिव डेविएशन। ये है पॉजिटिव डेविएशन, ये है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम लोग वापस से देखते हैं कि भाई आइडियल गैस और इसका मतलब क्या होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो है, गैस नहीं सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन, माय बैड। आइडियल सॉल्यूशन की वही खासियत जो मैंने बताया, अजम्पशन की, भाई फोर्स बिटवीन ए, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहो तो लिख लो यहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए is almost equal to force of attraction between B and B, ठीक है, between B and B, और ये ऑलमोस्ट इक्वल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। बिटवीन ए एंड बी, तो ये चीज हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ये आइडियल सॉल्यूशन की एक खासियत होती है। पर एक्चुअल में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा ना, उसमें ऐसा नहीं होगा, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है, दो तरीके का होता है। पहला क्या था हम लोगों ने देखा, पहला देखा था हमने पॉजिटिव डेविएशन वाला, ठीक है, और दूसरा हमने देखा है नेगेटिव डेविएशन, ओके। इसी खासियत क्या है कि ए और बी जो है उसका फोर्स ज्यादा होगा, मतलब ए बी का जो फोर्स है वो कम होगा। क्यों ऐसा होगा हम लोग देखेंगे, इसमें इसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, सिंपल लॉजिक से समझो कि अभी क्या हुआ ना, पॉजिटिव डेविएशन वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूशन जो बना है, सॉल्यूशन जो बना इसमें क्या है, ए और बी है। मैं क्या बोल रहा हूं ना कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है। तो जो गैस फेज में जो वेपर बनेंगे अब वो ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ना, तो अब ये ज्यादा इवापोरेट होगा, ठीक है। इफ एफ ए बी इज लेस देन एफ ए एंड एफ बी बी, तो क्या होगा, ये मोर इवापोरेट। अब क्या होगा बच्चा लोग, ये मोर इवापोरेट, अब ये ज्यादा इवापोरेट करेगा। इसीलिए क्या होता है ना, ज्यादा इवापोरेट करेगा ये, ठीक है। तो
प्रेशर क्योंकि इसका कम है, सो मोर गैस विल फॉर्म, मोर गैस विल फॉर्म, क्योंकि उनके बीच का प्रेशर फोर्स ही कम हो गया, मोर गैस विल फॉर्म, इसीलिए जो टोटल प्रेशर है ना वो ज्यादा हो जाएगा, जो पीए प्लस पीबी होता उससे ज्यादा हो जाएगा, जो पीए प्लस पीबी होता उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन कब कहते हैं हम लोग, जब फोर्स बिटवीन ए बी, फोर्स बिटवीन ए बी ज्यादा हो जाए फोर्स बिटवीन ए और बी से, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स है ना वो ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन बनने के बाद पार्टिकल के बीच का जो फोर्सेस है वो ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, लेस गैस विल फॉर्म, राइट, लेस गैस विल फॉर्म, ठीक है, हेंस पीटी इज लेस देन पीए प्लस पीबी, जो टोटल प्रेशर है वो कम होगा पीए प्लस पीबी से। आई गेस यहां तक समझ आ गया होगा सबको, राइट, आई गेस यहां तक समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ये बात समझ गया तुम लोग। तो यही रीजन है बच्चों पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में ना कुछ उनके बारे में बातें होते हैं जो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ये मान ले पॉजिटिव डेविएशन, और इधर लिखते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है ना कि जो वॉल्यूम होता है, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्स, मतलब मिक्स होने पे जो वॉल्यूम होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्स नेगेटिव होता है, यानी वॉल्यूम घट जाता है। तुमको दिख रहा है ना पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा अब बड़ा हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लो। इनका एक पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जांपल होता है अल्कोहल CH3CH2 इथेनॉल प्लस H2O, ठीक है, मिथेनॉल प्लस H2O, CHCl3 प्लस CCl4। निगेटिव डेविएशन का होता है CHCl3 प्लस एसीटोन। H, तो यहाँ पे किस क्या होता है ना, इस तरीके से इनके बीच ऐसा एक H बॉन्ड बन जाता है। एच बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है ना, एच बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है कि इनके बीच का बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। तो वही जो समझ आया, ये मान लो ए था और ये बी था, तो अब क्या हो गया सॉल्यूशन में ए और बी के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ए और ए में देखो ना, एक CHCl3 और दूसरे CHCl3 में ज्यादा कोई स्ट्रांग बॉन्ड है नहीं, क्योंकि एच बॉन्ड वगैरह नहीं है, ना ही दो एसीटोन में बॉन्ड है। पर जैसे ही सॉल्यूशन बनाया ना हमने, सॉल्यूशन बनाया तो क्या हो गया, यहाँ पे एच बॉन्ड बन गया और ये बहुत तगड़ा हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेगा और वेपर नहीं बनने देगा, वेपर नहीं बनने देगा, इसीलिए प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कम वेपर बन रहे हैं। और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। आई गेस यहां तक सब कुछ समझ चुका है। यहां पे देखो लास्ट पार्ट जो अपना है ना इस चैप्टर का, वो है कॉलिग। देखो थोड़ा हम लोग फास्ट चलें क्योंकि रिवीजन सेशन है, राइट, हम लोग ये पहली बार पढ़ नहीं रहे, रिवीजन सेशन है, तो मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती होंगी पहले से, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा फास्ट किया। तो फिर आ गया बच्चों अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए देखना है हम लोग को, अगेन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए देखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं ना, सच फिजिकल प्रॉपर्टीज, such physical properties
which depends upon कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना सॉल्यूट है ना, बेसिकली कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, एंड नॉट इट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कितना सॉल्यूट है ना इस पे डिपेंड करेगा, कौन सा सॉल्यूट है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब दो सॉल्यूशन है और दोनों में मान लो सेम, दोनों में मान लो दो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें अगर एक मोल कोई सॉल्यूट ए है, एक मोल कोई सॉल्यूट ए है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें एक मोल सॉल्यूट बी है, ठीक है, कोई दूसरा सॉल्यूट बी है, पर इन दोनों का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा, इन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है उस पर डिपेंड करता है, कौन सा सॉल्यूट है इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें सबसे पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ना, बस तुमको याद होगा सॉल्यूट जब हमने डाला था, जब हमने इसमें सॉल्यूट डाला था तो इसका प्रेशर कुछ घट गया था, राइट, प्रेशर कुछ घट गया था, ठीक है, तो वही प्रेशर कितना घटा है ना वही देखना है। प्रेशर घटा कितना, देखो प्रेशर जो घटा है उसका क्वांटिटी क्या होगा, पी नॉट ए होना चाहिए था, हो कितना गया पी ए, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है बच्चा लोग, पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, जो अमाउंट घटा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, तो ये क्या आ गया रिलेटिव लोअरिंग, मतलब हम लोग किसके रिलेशन में देख रहे हैं, तो भाई कितना होना चाहिए था उसके रिलेशन में। अगर मान लो 5 टॉर घट गया है, कोई भी यूनिट है, मान लो 5 यूनिट घट गया है और होना कितना चाहिए था 100 होना चाहिए था और 5 घट गया, तो रिलेटिव कितना घटा, 5 घटा है डिवाइड बाय 100, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग यही है इसके रिलेशन में, तो भाई कितना है उसके रिलेशन में, तो ये हो गया, यही क्या है बच्चा लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, इसको हम लोग देखते हैं, इसको जरा हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग, अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आया है, पी नॉट ए माइनस पी ए भाई पी नॉट बाई पी नॉट ए, ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तुमको याद होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी ए का वैल्यू क्या होता है तुमको याद है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो क्या करते हैं ना, इसी पी ए के जगह इस वैल्यू को डाल देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। तुमको दिख रहा है ऐसे पी नॉट ए कट जाएगा ऊपर नीचे से, या फिर ऐसे लिख लो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, तो ये गया। और तुमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कि कोई भी दो लोग हैं तो उनका मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1, यानी यहां से 1 माइनस एक्स ए जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा एक्स बी। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो ये क्या बचा लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तुमको दिख रहा ना कि यहाँ पे सोल्यूट कितना है उस पर डिपेंड करेगा, अगर ज्यादा सोल्यूट है तो ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग होगा, कम सोल्यूट है तो कम। इसका मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे, कि भाई कितने सोल्यूट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई गेस यहां तक समझ आ गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
नेक्स्ट आता है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और वो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ता है ना, उसी का मेजरमेंट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा डीपी, जो कि है केबी इंटू एम। ये जो कांस्टेंट होता है इसको कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, केबी इंटू मोलैलिटी। और यहाँ पे जो एम है ना, ये क्या है, मोलैलिटी है। ये एम क्या है यहाँ पे चलो, ये एम यहाँ पे है मोलैलिटी, ठीक है। एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। और क्या होता है तुम लोगों को अगर याद होगा, अगर तुम लोगों को याद होगा बच्चा लोग, तो आ, अगर घर में पूछना, जब भी कोई चीज जल्दी बनाना होता है ना, मान लो कोई खाना है उसको जल्दी बनाना है, कोई चीज बॉईल कर रहे हो, अगर तुमको जल्दी बॉईल करना है ना, तो तुम क्या करो, उसमें ना कुछ सॉल्ट ऐड कर दो, सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसका मतलब वो खाना 100 डिग्री पहुंचते पहुंचते पानी उबलने लगेगा, और उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, राइट, उसके बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर तुमको खाना जल्दी पकाना है तो तुमको टेम्परेचर और हाई करना है। इसका मतलब क्या करो ना, तुम उसमें सॉल्ट ऐड कर दो। सॉल्ट ऐड करोगे ना तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर एडिंग सॉल्यूट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या से होता है, आफ्टर एडिंग सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अब क्या हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, अब मान लो 120 डिग्री पे बॉयल होगा। तो तुम्हारा खाना कितने टेम्परेचर तक पक सकता है, 120 डिग्री पे, ठीक है। तो खाना जल्दी पक जाएगा आफ्टर एडिंग सॉल्यूट। तो यही तरीका होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा एक होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ना, मैं ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल्टा टीएफ क्या है कि कितना टेम्परेचर घट रहा है, जो डिफरेंस अमाउंट है वो है। यहां पे आता है के एफ इंटू एम, और अगेन ये क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। ये क्या है बच्चा लोग, मोलैलिटी। यहां पे देखो ना, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे याद कैसे रखना है, इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं। क्या करो, एक नंबर लाइन बना लो इस तरीके से, इस तरफ लिखो फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर है तो लेफ्ट साइड फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, और इधर होगा बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर तो कम होता है ना, मान लो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, अगर पानी की बात कर रहे हैं तो, और H2O बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर लाइन में लेफ्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट, राइट होगा बॉइलिंग पॉइंट। और इमेजिन करो कि ऊपर से ना कोई सोल्यूट गिरा रहा है, ऊपर से कोई सोल्यूट खूब सारा गिरा रहा है, ठीक है, खूब सारा सोल्यूट गिरा रहा है। जब खूब सारा सोल्यूट गिरेगा तो क्या होगा, इस जगह को एक्सपैंड करना पड़ेगा, राइट। ऐसे इमेजिनेशन दिमाग में तुम एक एनिमेशन बना सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, खूब सारा सोल्यूट गिर रहा है, खूब सारा सोल्यूट गिरने से क्या हो रहा है, इसको दूर जाना पड़ रहा है, एक्सपैंड करना पड़ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है, एलिवेट, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो रहा है इसका, ठीक है, दिख रहा है नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि बॉयल ऐसे भागेगा, जब सॉल्यूट डालेंगे तो ऐसे भागेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डिप्रेशन पॉइंट घटेगा। इससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी, ठीक है, इससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो ये यहां तक समझ आ गया होगा। अगला आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले ये देख लो कि ऑस्मोसिस कैसे होता है और क्या होता है। मान लो यहाँ पे इस तरह एक कंटेनर है, बीच में ना एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एसपीएम रखा है हमने, और इस तरफ एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कुछ ऐसा है। इस तरफ कंसंट्रेशन बहुत कम है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। अब तुम बताओ सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा। सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट क्या है, ये पानी, ठीक है। सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा ना, तो सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट अपने हायर से लोअर जाएगा। ऑस्मोसिस ऐसी होता है, हायर से लोअर। तो सॉल्वेंट ज्यादा कहां है, सॉल्वेंट देखो ज्यादा इस साइड है, तो सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, और धीरे धीरे ना यहां पे लेवल बढ़ने लगेगा, लेवल बढ़ने लगेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है, वो पूछता है कि भाई यहां पे कितना प्रेशर लगाऊं मैं, यहां पे कितना प्रेशर लगाऊं मैं, सो दैट ये ऑस्मोसिस बंद हो जाए, सो दैट ये ऑस्मोसिस बंद हो जाए। उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर,
कि प्रेशर सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप्स, सो दैट ऑस्मोसिस होना यहाँ पे बंद हो जाए। कितना प्रेशर लगाएं कि ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए। इसको डिनोट करते हैं हम लोग पाई से, और इसका वैल्यू होता है डेल्टा सी आर टी। डेल्टा सी आर टी, देखो इसको याद रखने का तरीका, डेल्टा सी क्या होता है ना, डेल्टा सी होता है C1 माइनस C2। इसका कंसंट्रेशन अगर C1 है, इसका कंसंट्रेशन अगर C2 है ना, तो डेल्टा सी क्या है, C1 माइनस C2। याद कैसे रखोगे, तुमको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, P इज इक्वल टू N बाई V इंटू RT, और N बाई V क्या होता है, C होता है ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू CRT। इस तरीके से यहां से रख सकते हो कि प्रेशर इज इक्वल टू CRT, और ये C क्या है, डेल्टा C है, C1 माइनस C2। और ये भी क्या होता है बच्चों, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई गेस यहां तक समझ आ चुका है सबको, यहां तक समझ आ चुका है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो लास्ट जो है ना बच्चों, लास्ट जो अपने को देखना है वो है वैन-टॉफ्स फैक्टर। ये वैन-टॉफ्स कांस्टेंट है, वैन-टॉफ्स फैक्टर कहते हैं उसको, वैन-टॉफ्स फैक्टर, और उसको आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है ना, तुम लोगों को पता है ना, मैंने क्या बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉल्यूट कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लो कोई ऐसा सॉल्यूट आ गया जो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है मतलब NaCl, मान लो हम लोगों ने एक्वस लिया, हम लोगों ने डाला 0.1 मोल, ठीक है 0.1 मोल, पर वो पानी में जाने के बाद क्या होगा, वो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूट जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा 0.1 मोल और ये भी बनेगा 0.1 मोल। तो तुमको दिख रहा है कि टोटल यहाँ पे सॉल्वेंट डबल हो चुका है, टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, ये पूरा टूट गया, ये पूरा टूट चुका है, ये पूरा डिसोसिएट हो गया, ये अब NaCl नहीं बचा कहीं भी, ये पूरा का पूरा माइनस हो गया, माइनस 0.1 हो गया, और यहाँ पे 0.1 और 0.01 हो गया, यानी टोटल सॉल्यूट कितना हो गया बच्चा लोग, टोटल सॉल्यूट हो गया है 0.2 मोल्स। तो अगर हम सिंपल 0.1 मोल से कैलकुलेट करें तो अपना आंसर गलत हो जाएगा, राइट। इसीलिए सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या करना पड़ता है ना हम लोग को, जब इलेक्ट्रोलाइट हो, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, तो अपने को क्या करना पड़ता है, वैन-टॉफ फैक्टर निकालना पड़ता है। वैन-टॉफ फैक्टर क्या होता है ना, उसका मेरा अपना एक तरीका है कि अमाउंट न्यू क्वांटिटी फॉर्म्ड, ऐसे लिख लो, न्यू मोल्स फॉर्म्ड, न्यू मोल्स फॉर्म्ड, न्यू मोल्स फॉर्म कितना है 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स जो पहले था वो कितना था 0.1। ठीक है, मतलब जितना अभी हो गया है, जितना अभी मोल्स हो गया है डिवाइडेड बाय जितना मोल्स पहले था, राइट। जितना मोल्स अभी हो गया है, न्यू मोल्स फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग मोल्स, ऐसे लिख लो, स्टार्टिंग मोल्स डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग मोल्स, मतलब एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो कितना मोल्स था, तो अब कितना हो गया 0.1 बाई 0.1, 0.1 प्लस 0.1 0.2, और था कितना 0.1, यानी इसका वैन-टॉफ फैक्टर है 2, वैन-टॉफ फैक्टर है 2, यानी सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ना, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई से। सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा अपने को, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात समझ लो। मतलब डेल्टा TF जो था अब क्या हो जाएगा, आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TB क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब जो ऑब्जर्व हुआ, एक्चुअली में आया, एक्चुअली में आया, तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब एक्चुअली में जो आएगा, और यही सही भी होगा, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ध्यान रहे सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक बार वैन-टॉफ फैक्टर निकाल लिया, वैन-टॉफ फैक्टर निकाल लिया, तो आपको क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर रिलेटिव लोअरिंग निकालना है तो क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, आई इंटू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए माइनस आई एन बी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ है बेसिकली ये, ठीक है, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ चुका है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, आई इंटू एन बी, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल रहे हैं हम लोग, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ चुका है तो आई इंटू एन बी हो चुका है ना, आई इंटू एन बी क्या है, न्यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, न्यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएशन के बाद, ठीक है। और पाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू डेल्टा CRT, तो ये चीज हम लोग करेंगे हर बार, ठीक है। वैन-टॉफ फैक्टर हमेशा निकालना, कैसे निकालोगे वैन-टॉफ फैक्टर, कितना बन गया है डिवाइडेड बाय कितना था, कितना बन गया है डिवाइडेड बाय कितना था। एक एग्जांपल चाहो तो देख लो, वैन-टॉफ फैक्टर का एक एग्जांपल देख लो, फिर हम लोग एंड करेंगे सेशन। मान लो एक इसके लिए दिया मैंने K4FeCN6, ठीक है, इसको पानी में डालते ही डिसोसिएट हो गया ये 4K प्लस और FeCN6 होल माइनस 4, ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ जो डिसोसिएशन हो रहा है वो सिर्फ 50% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, 50% डिसोसिएशन। इसका मतलब अगर यहाँ पे 0.1 मोल था, 0.1 मोल था, तो इसमें से सिर्फ 0.1/2 मोल्स टूटेगा और बच जाएगा यहाँ पे 0.1/2, और ये कितना बनेगा, 0.1 टूटा ना, यानी 4 इंटू 0.1/2, और ये कितना बना 0.1/2। इसका मतलब आई क्या देखेंगे बच्चा लोग, कितना हो गया है, अब कितना हो गया है, अब टोटल कितना हो गया, तो भाई ये कितना है 0.1/2 प्लस 0.4/2 प्लस 0.1/2, ये अब का स्टेज है, राइट, फाइनल है ये। और इनिशियल कितना था, इनिशियल था 0.1, कितना हो जाएगा ये 0.1 प्लस 0.5, 0.6/2, 0.6/2 डिवाइडेड बाई 0.1, इसका मतलब 0.3/0.1 इक्वल टू 3। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर्स इसका हो गया 3, ठीक है, आई गेस सब कुछ समझ रहे होगे। तो बच्चों यहीं तक था अपना आज का रिवीजन, हम लोग का इतना ही था। कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और भी होते तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है मिस हो गया तो आप स्पेशल क्लास में आके पूछ सकते हो। स्पेशल क्लास क्या होता है बच्चा लोग, मैंने बताया कि आपको अनअकैडमी के ऐप पे आना है और आपको बस एएल स्टार्स कोड लगाना, राइट, ऐप इंस्टॉल करके एएल स्टार्स आपको कोड लगाना और आप मेरा नाम सर्च करोगे, आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अपना टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसको ज्वाइन कर लो। प्लस आइकॉनिक का बताया मैंने, लाइव क्लासेस होते हैं, वीकली टेस्ट होता है, आप स्पेशल में आओगे आपको और पता चलेगा। और आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है और स्टडी प्लानर भी मिलता है। सब्सक्रिप्शन प्लान कुछ ऐसा है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो एएल स्टार्स, तो आपको 10% का एडेड डिस्काउंट मिल जाएगा। बग्स बाउंटी वो फीचर है बच्चों, अगर आपको किसी भी वीडियो में कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो उसको आप क्लेम कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आई होप सबको फायदा हुआ होगा, इस चैप्टर का रिवीजन हुआ होगा। एक शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन था, ऐसा नहीं कि चैप्टर में इतनी ही चीजें, काफी क्वेश्चन है, कुछ बहुत सारे चीजें होते हैं, पर एक पूरा रिवीजन मतलब 99% चीजें हम लोगों ने कवर की और 1.5-2 घंटे में जितना हो सकता था हम लोगों ने कवर किया। एक वन शॉर्ट रिवीजन सेशन बनाने की कोशिश की है मैंने, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय।